अविरल निर्मल सलिल सदय ज्ञान प्रदायिनी ज्योतिर्मय हो चहु दिशि उद्घोष अभय केडीएस जय जय केडीएस जय जय। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? मैं राम स्वरूप भाटी आप सभी का कमला देवी सिंघवी कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि कल हम हिंदी भाषा की शुरुआत कर रहे थे, भाषा एवं व्याकरण का एक सामान्य परिचय जो पढ़ रहे थे, कल मैं आपको बता रहा था कि भाषा एक साधन है, भाषा एक जरिया है, भाषा एक माध्यम है। माध्यम किस चीज का? मनुष्य के जो विचार होते हैं, मनुष्य के हृदय के जो भाव होते हैं, उन भावों को व्यक्त करने का माध्यम। और जिस माध्यम के सहारे हम अपने हृदय के भाव व्यक्त करते हैं, उसी माध्यम को भाषा कहते हैं। कल हमने भाषा की एक लंबी विकास यात्रा थी कि अपनी जो हिंदी भाषा है उसकी शुरुआत आज से लगभग 1050 के आसपास मानी जाती है। उसमें भाषा का जो रूप था वो डिंगल और पिंगल के रूप में प्रचलित थी। कल जहां सबने छोड़ा था, हम पढ़ रहे थे भाषा की विशेषताओं के बारे में कि भाषा की क्या विशेषताएं होती है। हर चीज की अपनी अपनी कुछ विशेषताएं होती है, कुछ गुण होते हैं। उसी प्रकार से भाषा की भी विशेषताएं हैं। और मैं आपको बता रहा था कि भाषा एक अर्जित संपत्ति है। भाषा अर्जित संपत्ति है। अर्जित से तात्पर्य प्राप्त की हुई। मनुष्य बचपन से ही भाषा को अर्जित करके सीखता है। अर्जित करता है अपने परिवार से, और परिवार के अंदर मैं आपको बता रहा था कि बालक की जो सबसे प्रथम शिक्षक वो माँ को माना जाता है, क्योंकि माँ के द्वारा ही सर्वप्रथम बालक अपनी शिशुअवस्था में कुछ ध्वनियां जो उत्पन्न करता है। फिर मैं आपको बता रहा था कि भाषा की जो दूसरी विशेषता है वो होती है भाषा अनुकरणीय होती है। हम अनुकरण करते हैं और अनुकरण के द्वारा ही भाषा को सीखा जाता है। तो भाषा की दूसरी विशेषता की भाषा अनुकरणीय होती है। छोटी छोटी ध्वनियां, हो सकता है कि वो किसी की आवाज हो सकता है कि वो नाद हो, स्वर हो, शोर हो, अनुकरण गमन करके, किसी की देखा देखी करके। और भाषा को बालक जब सीखता है तो सर्वप्रथम अपनी माँ की देखा देखी करता है। माँ है, बालक को शिशुअवस्था के दौरान कुछ शब्द है स्वयं पहले खुद बोलती है और बालक उनका दोहराव करता है, उनका अनुकरण करता है। और अनुकरण करते करते धीरे धीरे भाषा है वो सीखना शुरू हो जाता है। इसके बाद में कहते हैं कि भाषा की अपनी एक लिपि होती है। लिपि से तात्पर्य लेखन कला, कि भाषा को किस रूप में लिखा जाता है। लिखने के जो संकेत होते हैं, लिखने के संकेत को लेखन कला कहा जाता है, लिपि कहा जाता है। और अपनी जो हिंदी भाषा है उसकी लिपि को माना जाता है देवनागरी लिपि। कौन सी लिपि? देवनागरी लिपि। इसकी भी एक लंबी कहानी है और इस कहानी को हम लोग जब लिपि टॉपिक पढ़ेंगे उसमें आपको पूरा करवाएंगे। फिर कहते हैं कि भाषा है, उसकी जो विशेषता है कि भाषा अपने आप में परिवर्तनशील है। परिवर्तन होती है क्योंकि भाषा में सुधार की गुंजाइश होती है। भाषा का रूप जो हम आज पढ़ रहे हैं, जिसे खड़ी बोली के रूप में जाना जाता है, इसकी भी लंबी यात्रा है। और लंबी यात्रा परिवर्तन के ही द्वारा प्राप्त की जाती है। भाषा की अपनी लिपि होती है। भाषा की अनुकरणीयता के माध्यम से सीखा जाता है। भाषा एक अर्थ संपत्ति है और भाषा परिवर्तनशील है। भाषा प्रमाणीकृत होती है। भाषा प्रमाणीकृत होती है। भाषा के जो रूप होते हैं समय दर समय उनको प्रमाणित किया जाता है और प्रमाणित भाषा ही मान्य होती है।
और जो भाषाएं प्रमाणित नहीं होती है वो भाषाएं अमान्य कहलाती है। क्योंकि हिंदी है जो हमारी भारत की भाषा है और इस कारण से ये प्रमाणित है। यह प्रमाणीकरण से मेरा तात्पर्य है कि सरकार के द्वारा भाषा का जो रूप है, भाषा की जो ध्वनियां है, भाषा के जो वर्ण विचार हैं, भाषा के जो शब्द है, उन शब्दों को, वर्णों को एक प्रमाणिक अर्थ के माध्यम से दोहराया जाता है। अब हम पढ़ रहे थे कि भाषा की जो जितनी विशेषताएं हुई है कि भाषा अर्जित है, भाषा अनुकरणीय है, भाषा की अपनी एक लिपि होती है, भाषा परिवर्तनशील है और साथ साथ में भाषा प्रमाणीकृत होती है। अब चलिए इन सभी बातों के आधार पर हम देखते हैं कि भाषा का जो विकास कर्म है वो किस प्रकार से किया जाता है, भाषा मनुष्य कैसे सीखता है, भाषा का विकास कर्म क्या होता है, किस प्रकार से भाषा है जो मनुष्य अपने विकास में लाता है। तो सबसे पहले भाषा का विकास क्रम है वो होता है सुनना, फिर होता है बोलना, फिर होता है पढ़ना। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। कहते हैं कि सबसे पहले हम किसी चीज को सुनते हैं और सुनकर के अनुकरण द्वारा हम उसे बोलते हैं और बोलने के बाद में हम उसको पढ़ते हैं और पढ़ करके उसे लिखा जाता है, उसकी लिपि बनती है। जब मनुष्य आदिकाल में था तो पक्षियों की आवाजें, नदियों की कलकल, चरणों का बहना, विभिन्न प्रकार के जो जानवर हैं, शेर की दहाड़, हाथी की चिंगाड़, इन सभी को सुनकर के वो अनुकरण करता था उन सबका कि किस प्रकार से ध्वनि निकालते हैं और अनुकरण के द्वारा सुनने के बाद में उनका बोलने का प्रयास करता था। धीरे 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 बोलता बोलता मनुष्य ने लिपि का निर्माण किया, लिपियां बनी, संकेत चिन्ह बने और संकेत चिन्हों को क्या किया गया, प्रमाणित किया गया और उसके बाद में पढ़ना शुरू हुआ। पढ़ने के बाद में मनुष्य लिखने का ज्ञान प्राप्त करता है। अब कहते हैं कि सारे के सारे जो विद्वान है वो भाषा के विकास का ही क्रम मानते हैं कि भाषा को पहले सुनना पड़ता है, फिर भाषा को बोला जाता है, फिर भाषा जो पढ़नी होती है उसके बाद में लिखना होता है। लेकिन नहीं, जो मौर्य मॉन्टेसरी है, जिन्होंने मॉन्टेसरी पद्धति स्थापित की है, उनका मानना है कि भाषा का ये जो विकास क्रम वो नहीं होता है। वो मानते हैं कि ठीक है, भाषा पहले सुनना होता है, अच्छी बात है, उसके बाद में कहते हैं कि चलो भाषा बोलना होता है। तो वो भी मानते हैं, लेकिन यहाँ पर वो कहते हैं कि नहीं, पहले सुनना जाता है, बोला जाता है, उसके बाद में लिखा जाता है, उसके बाद में लिखना होता है और लिखने के बाद में कहते हैं कि पढ़ना होता है। ये जो विचार हैं, ये विचार डॉक्टर मारिया मोंटेसरी के दिए गए हैं भाषा के क्रम के बारे में, भाषा के विकास का क्रम है। और बाकी जितने भी विद्वान हैं वो मानते हैं कि भाषा को पहले सुना जाता है, उसके बाद में भाषा को बोला जाता है, उसके बाद में भाषा को पढ़ना होता है और भाषा को लिखना होता है। एक अकेले विद्वान वो कहती है मारिया मोंटेसरी की नहीं, भाषा को पहले इंसान सुनता है, सुनने के बाद में वो अनुकरण करता है उसका और वो बोलता है और बोलने के बाद में उसको लिखता है और लिखने के बाद में पढ़ता है। एक तरफ देखें तो जो मारिया मोंटेसरी का विचार है वो भी सही है, यदि लिखा हुआ होगा बाद में पढ़ा जाएगा ना, कोई चीज लिखी हुई नहीं होगी उसे पढ़ा कैसे जाएगी। इस कारण से वो कहती है कि नहीं, पहले जो लिखना है वो पहले होगा और लिखने के बाद में किसी चीज बाद में क्या किया जाता है, पढ़ा जाता है। ये तो थी दोस्तों भाषा के बारे में सामान्य सी जानकारियां कि भाषा क्या है। तो भाषा एक साधन है, भाषा एक माध्यम है कि मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान जिस माध्यम से करता है उस माध्यम को भाषा कहते हैं। और भाषा की विशेषता है कि भाषा अर्जित है, अर्थात मनुष्य भाषा खुद अर्जित करता है, कमाता है, अपनी भाषा का खुद निर्माण करता है, विकास करता है वो। उसके बाद में अनुकरणीय है कि भाषा का अनुकरण किया जाता है। उसके बाद में आता है लिपि कि भाषा की अपनी लिपि होती है। उसके बाद में आता है भाषा परिवर्तनशील है, उसका परिवर्तन होता है, समय दर समय उसका रूप बदलता रहता है, उसमें सुधार की गुंजाइश होती है। फिर होता है आपकी भाषा प्रमाणीकृत होती है और प्रमाणीकृत भाषा ही मान्य होती है। फिर कि भाषा को सीखने का जो विकास क्रम है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। अब चलते हैं दोस्तों इससे आगे कि भाषा के कितने रूप होते हैं, भाषा के कितने प्रकार होते हैं। जैसा कि मैं भी अपने हृदय के विचारों को आपके सामने बोल के प्रस्तुत कर रहा हूं, तो भाषा का एक रूप है। दूसरा, मैं जो बोल रहा हूं उन सारी बातों को बोर्ड के ऊपर लेखन कला के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूं, ये भाषा का रूप हो गया लिखित रूप। और इन रूपों के साथ साथ में एक रूप और भी होता है, देखिए वो कौन सा जानते हैं।
भाषा के प्रकार, भाषा के प्रकार की भाषा कितने प्रकार की होती है? भाषा के प्रकार, भाषा का जो सर्वप्रथम प्रकार है वो था आपके मौखिक भाषा। कौन सी भाषा? मौखिक भाषा। फिर होता है आपके लिखित भाषा, लिखित भाषा। और भाषा का जो तीसरा प्रकार माना गया है वो माना गया आपके सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा कहते हैं कि जो मनुष्य बोलकर या फिर उच्चारण करके, मनुष्य बोलकर या उच्चारण करके अपने हृदय के विचारों को जब व्यक्त करता है, और बोलकर व्यक्त करने वाला जो रूप होता है उस रूप को मौखिक भाषा कहा जाता है। मनुष्य की मौखिक भाषा है। जब मनुष्य अपने विचारों को, अपने भावों को, अपने विचारों या भावों को बोलकर व्यक्त करता है, भाषा का ये रूप है आपके मौखिक भाषा। लिखित भाषा, जब मनुष्य अपने विचारों को लिखकर प्रस्तुत करता है, जब मनुष्य अपने विचारों को लिखकर प्रस्तुत करता है तो भाषा का ये रूप क्या कहलाता है? लिखित भाषा कहलाता है। हम देखते हैं शहर के चौराहे पर अक्सर ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े होते हैं, और जहां वो खड़े होते हैं संकेतों के माध्यम से ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं, दाएं बाएं ने वो बोलते हैं। केवल संकेतों के माध्यम से ही आने वाले जो आवागमन के साधन हैं उन साधनों को कंट्रोल किया जाता है। केवल वो इशारा करते हैं, संकेत करते हैं, और उनके संकेतों को जितने भी गुजरने वाले जो लोग हैं, जो राहगीर हैं, जो वाहन चालक हैं, संकेतों के माध्यम से उसके जो हृदय के भाव है उन भावों को समझ आता है। तो भाषा का ये रूप क्या कहलाता है? सांकेतिक रूप कहलाता है। कि जब मनुष्य अपने विचारों को संकेतों के माध्यम से, जब मनुष्य अपने विचारों को संकेतों के द्वारा प्रस्तुत करता है, भाषा का ये रूप सांकेतिक रूप कहलाता है। हम क्रिकेट का मैच देखते हैं, क्रिकेट के मैच में जो एम्पायर होते हैं केवल और केवल संकेतों के माध्यम से ही संपूर्ण गेम को वो कंट्रोल करते हैं। यदि कोई बैट्समैन आउट होता है तो वो ये नहीं कहता है कि आउट हो गया, तालियां बजाइए दर्शकों को। केवल और केवल वो एक उंगली जो खड़ी करता है, और उसकी उंगली संकेत इस बात का होती है कि बैट्समैन आउट हो गया है, और स्टेडियम में जितने भी बैठे हुए जो दर्शक होते हैं वो उसकी भाषा को समझ आते हैं। उसकी एक उंगली का इशारा है, संकेत है, इस बात का प्रमाण है कि बैट्समैन आउट हो गया है, और कहीं ना कहीं उस बात को जितने भी दर्शक होते हैं वो समझ आते हैं, और समझ करके उनका जो ताली बजाने वाला रूप है, जो भाव है ताली बजाने वाला, वो भाव ये कहलाता है कि हाँ, एम्पायर ने जो भाषा काम में ली है वो भाषा सांकेतिक भाषा है। और उसी क्रिकेट के स्टेडियम में जब बैट्समैन सिक्सर लगाता है और एम्पायर ये नहीं कहता कि छक्का लग गया है, सिक्स लग गया है, खड़े हो जाइए, तालियां बजाइए, केवल और केवल वो दो हाथ खड़े करता है, और जितने भी दर्शक होते हैं वो समझ आते हैं कि हाँ सिक्स लगा है, और जितने भी दर्शक है स्टेडियम के उसकी सांकेतिक भाषा को ग्रहण कर लेते हैं, और ग्रहण करके ताली बजा के एंजॉय करते हैं कि चलो छक्का लगाया। तो भाषा का ये रूप क्या कहलाता है? सांकेतिक भाषा कहलाता है। जो मूक बधिर लोग हैं, जो दृष्टिहीन लोग हैं, देख नहीं पाते हैं, सांकेतिक भाषा के कुछ लिपियां होती है, जैसे पुलर लिपि है, लिचि लिपि है, उनकी जो लिपियों के माध्यम से केवल संकेतों के द्वारा ही अपने अध्ययन को वो कर पाते हैं। अब देखिए, आपके लिए मेरा एक प्रश्न है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा, तीनों में से सबसे सरल भाषा कौन सी है? हो सकता है कि वो मौखिक हो सकता है कि वो लिखित हो सकता है कि वो सांकेतिक भाषा हो। इस प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट में देंगे। प्रश्न एक बार फिर सुन लीजिए आप, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा, तीनों ही भाषाओं में से सबसे सरल भाषा कौन सी होती है? यदि आपका आंसर मौखिक है
तो आप कमेंट में मौखिक बताइए। यदि आपका आंसर लिखित है तो लिखित बताइए, यदि आपका आंसर सांकेतिक है तो सांकेतिक बताइए। प्रश्न मैं आपको दोहरा रहा हूं एक बार फिर। सबसे सरल भाषा कौन सी है? सबसे सरल भाषा कौन सी है, या भाषा का सबसे सरल प्रकार कौन सा है? मौखिक भाषा, लिखित भाषा या फिर सांकेतिक भाषा? जो भी आपको लगे आप अपने कमेंट में राय दीजिए कि मेरा आंसर मौखिक है या फिर मेरा लिखित है या फिर मेरा सांकेतिक है। सबसे सरल। और दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, भाषा का सबसे कठिन प्रकार। आपको सरल भी बताना है और आपको कठिन भी बताना है कि कौन सी भाषा आपको सरल लगती है, कौन सी आपको कठिन लगती है। कमेंट में आप आंसर दीजिए और आपके आंसर के उपरांत मैं आपको बताऊंगा कि सरल कौन सी है या फिर कठिन कौन सी है। तीनों में से आपको चूज करना है, मौखिक, लिखित या फिर सांकेतिक। ये तो था दोस्तों भाषा के बारे में। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्याकरण। व्याकरण का भाषा के लिए वही महत्व इस प्रकार से, एक सुहागन स्त्री के लिए उसकी मांग का जो सिंदूर का महत्व होता है वही महत्व है भाषा के लिए व्याकरण का है। जिस प्रकार से आभूषण स्त्री के गहने होते हैं, उसकी सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं, उसी प्रकार से व्याकरण भी क्या है? भाषा का गहना है। तो चलिए देखते हैं कि व्याकरण से आपका क्या तात्पर्य है, व्याकरण क्या है, व्याकरण किसे कहते हैं, आखिर ये क्या व्याकरण है, कहां से आई और भाषा में इसका क्या महत्व है। दोस्तों व्याकरण 3 वर्णों का मेल है। 3 वर्णों को मिलाकर के व्याकरण शब्द की रचना हुई है। वी गण आ गण कर्ण, वी गण आ गण कर्ण व्याकरण। तीनों में संधि करवाई गई है। वी धन आ धन कर्ण, तीनों को मिलाकर के बनता है व्याकरण। सर्वप्रथम पाणिनि महोदय ने संस्कृत भाषा के अंदर भाषा की शुद्धता को परिमार्जित करने के लिए, भाषा को संस्कृत करने के लिए एक ग्रंथ की रचना की थी और उस ग्रंथ को नाम दिया गया था व्याकरण ग्रंथ। पाणिनि महोदय ने सर्वप्रथम व्याकरण 3 शब्द है, वी धन आ धन कर्ण, और इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता दोस्तों संश्लेषित करना, संश्लेषित करना या फिर विशुद्ध करना या फिर परिशुद्ध करना। किसका परिशुद्ध करना? भाषा का परिशुद्ध करना या फिर परिमार्जन करना, भाषा का परिमार्जन करना। व्याकरण एक ग्रंथ है और इस ग्रंथ का तात्पर्य यह है कि यह संश्लेषित करती है, भाषा को शुद्ध करती है, भाषा को विशुद्ध करती है, विशुद्ध है उन्हें दूर करती है और इसे परिशुद्ध करती है और साथ साथ इसे परिमार्जित करती है, अर्थात भाषा को शुद्ध बनाती है। अब दोस्तों जैसा कि व्याकरण का जो निर्माण हुआ है वो मैंने आपको बताया, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है वो मैंने आपको बताया, और व्याकरण ग्रंथ की जो रचना है वो पाणिनि महोदय के द्वारा की गई थी वो मैंने आपको बताया। अब देखते हैं कि यदि हम व्याकरण की परिभाषा को देखें, क्या इसकी परिभाषा क्या होती है, व्याकरण है क्या। तो दोस्तों व्याकरण किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में उच्चारित करने, किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में लिखने तथा किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में बोलने का जो ज्ञान होता है उसी ज्ञान को क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। भाषा को शुद्ध रूप में, भाषा को शुद्ध रूप में लिखने, शुद्ध रूप में पढ़ने तथा शुद्ध रूप में लिखने के ज्ञान को, शुद्ध रूप में लिखने
के ज्ञान को व्याकरण कहते हैं। किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में लिखने, शुद्ध रूप में पढ़ने तथा शुद्ध रूप में बोलने के ज्ञान को, पढ़ने के ज्ञान को व्याकरण कहा जाता है। ये व्याकरण की शाब्दिक परिभाषा है जो पाणिनि महोदय ने अपने व्याकरण ग्रंथ में प्रस्तुत की है। वो कहते हैं कि यदि आपको भाषा को शुद्ध रूप में लिखना है, यदि आपको भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ना है, यदि आपको भाषा को शुद्ध रूप में उच्चारित करना है, भाषा को शुद्ध रूप में लिखना है, शुद्ध रूप में यदि आपको पढ़ना है और शुद्ध रूप में आपको यदि उच्चारित करना है, तो जिस ग्रंथ के द्वारा, जिस ज्ञान के द्वारा भाषा के रूप को शुद्ध किया जाता है, उसी ज्ञान को क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, क्योंकि व्याकरण ग्रंथ है और ग्रंथ भाषा को शुद्ध बनाता है, भाषा को प्रसिद्ध करता है और भाषा का परिमार्जित करता है, और इस कारण से व्याकरण के 3 अंग माने गए हैं। तीन इसके भाग माने गए हैं। सर्वप्रथम होता आपके वर्ण, दूसरा होता आपके शब्द और तीसरा होता आपके वाक्य। यानी व्याकरण के अंदर इन तीनों चीजों का, वर्ण का, शब्द का और वाक्य का, इनका अध्ययन किया जाता है। वर्ण क्या होते हैं, इनका निर्माण कैसे होता है, ध्वनियां जो कहां से उत्पन्न होती है, कौन सी ध्वनि किस प्रकार की होती है, इसका यदि आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो ज्ञान आप व्याकरण के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हैं। शब्द क्या होते हैं, इनका निर्माण कैसे होता है, शुद्ध रूप क्या होता है, शुद्ध रूप में इनको उच्चारित कैसे किया जाता है, शुद्ध रूप में इनका लेखन कैसे किया जाता है, इसका भी ज्ञान हम व्याकरण के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में जो वाक्य होते हैं, किस प्रकार से वाक्यों की रचना होती है, वाक्य शुद्ध कैसे लिखे जाते हैं, वाक्य की शुद्धता को यदि आपको बनाए रखना है तो कौन कौन से नियम आपको अपनाने पड़ेंगे, कौन कौन से तौर तरीके आपको काम में लेने पड़ेंगे, ये सारे नियम, सारे तौर तरीके सब कुछ हैं जो हमें व्याकरण में पढ़ने को मिलेंगे। यदि व्याकरण नहीं होती तो शायद भाषा आज शुद्ध और परिमार्जित नहीं होती। भाषा के अंदर भाषा की शुद्धता को कायम रखा कैसे जाए, भाषा की शुद्धता को परिमार्जित कैसे रखा जाए, भाषा की शुद्धता को किस प्रकार से समय के साथ में आगे बढ़ाते हुए भाषा को विश्लेषित कैसे किया जाए, इन तीनों ही बातों के ऊपर यदि हम विचार करना है तो जरूरी है कि हमारे पास में व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए। वर्ण क्या है, शब्द क्या है और वाक्य क्या है। चलिए दोस्तों, अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम शुरू कर रहे हैं वर्ण, कि वर्ण क्या है, वर्ण आखिर होते क्या हैं। मैं आपके सामने अपने जो हृदय के विचार है बहुत सारे प्रकट कर रहा हूं, और कहीं ना कहीं मेरे जो हृदय के विचार जो प्रकट हो रहे हैं वो सारी सारी ध्वनियां हैं। ये सारी ध्वनियां हैं जो कहीं ना कहीं वर्णों का रूप लिए होती है। मनुष्य का जो श्वसन तंत्र होता है उससे सामान्यतः जो वायु निकलती है, जो हवा निकलती है, और वही हवाएं हैं मुंह के विभिन्न भागों से टकरा करके अन्य को जो ध्वनियां होती है उन ध्वनियों का निर्माण करती है, और वही ध्वनियां हैं कहीं ना कहीं जब लेखन का रूप ले लेती है तो वही लेखन के रूप क्या कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं। ये जो ध्वनियां होती है कहीं ना कहीं आगे जाकर के शब्द का रूप ले लेती है, और शब्द हैं जब पदबंध होते हैं तो जाकर के वाक्य बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वर्ण विचार। वर्ण क्या होते हैं, इनका निर्माण कैसे होता है, कैसे इनको लिखा जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, किस प्रकार से इनको शुद्ध किया जाता है। जैसा कि व्याकरण के अंदर मैंने आपको बताया था कि व्याकरण के 3 अंग होते हैं, 3 भाग होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण विचार, नंबर 2 आपके शब्द विचार, और नंबर 3 आपके वाक्य विचार। दोस्तों यहां से एक प्रश्न बनता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। प्रश्न पूछने का जो तरीका होता है कहीं ना कहीं उस तरीके में विद्यार्थी हैं जो मात खा जाते हैं। मैं आपके सामने
2-3 प्रश्न जो एग्जाम की दृष्टि से प्रस्तुत कर रहा हूँ वर्ण विचार के अंदर। मैंने भी आपको बताया था, पूछा था कि आपसे भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे माना जाता है। अलग अलग विद्वानों के अलग अलग विचार हैं। कुछ लोग वर्ण विचार को मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि शब्द होते हैं, कुछ लोग क्या कहते हैं वाक्य होते हैं। चलिए आपके लिए प्रश्न बनता है कि भाषा के उच्चार या फिर उच्चारण दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए या दृष्टिकोण के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा के उच्चार या उच्चारण दृष्टिकोण के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई है। 4 ऑप्शन है। वर्ण, दूसरा ऑप्शन आपके लिए शब्द, तीसरा ऑप्शन आपके लिए उपयुक्त दोनों, और चौथा आपके लिए इनमें से कोई नहीं। भाषा के उच्चार या उच्चारण दृष्टिकोण के आधार पर आपको इस शब्द के ऊपर ध्यान देना है। उच्चार या फिर उच्चारण दृष्टिकोण के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण, शब्द, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। पिछले बार मैं वापस रिपीट कर रहा हूं। भाषा के उच्चार या उच्चारण दृष्टिकोण के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे माना जाता है। यदि आपका आंसर वर्ण हो तो कमेंट में वर्ण कीजिए, यदि शब्द हो तो शब्द कीजिए, यदि उपयुक्त दोनों तो दोनों कीजिए, या इनमें से कोई नहीं। जो भी आपको उचित लगे उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। एक आपसे निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आप हमारे कॉलेज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने कमेंट दीजिए, लाइक कीजिए। आपका हर एक कमेंट हमारे लिए प्रेरित करने वाला एक भाव होता है। जो भी आपके सुझाव है उन सुझावों को आप अपने कमेंट में प्रस्तुत कीजिए ताकि हम और ज्यादा मात्रा में सुधार कर सकें और पढ़ाने की जो शैली है उस शैली में थोड़ा सुधार का दृष्टिकोण जो अपनाएं। क्वेश्चन हम आपके लिए पुटअप करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप पुटअप क्वेश्चनों का आंसर जो कमेंट बॉक्स में देंगे। और मैंने आपके लिए 3 क्वेश्चन पुटअप किए हैं। एक तो सबसे सरल भाषा कौन सी है, लिखित, मौखिक या फिर मिश्रित सांकेतिक भाषा। दूसरा सबसे कठिन भाषा कौन सी है, और तीसरा क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड के सामने है कि भाषा के उच्चार दृष्टिकोण के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण है, शब्द है, उपयुक्त दोनों है या फिर उपयुक्त दोनों में से कोई नहीं। जो भी आपका आंसर है कमेंट बॉक्स में लिखिए। कल तीनों का आंसर है उनका डिस्कस किया जाएगा, किस आधार पर क्या होता है, और राइट आंसर है तो क्यों है, किस कारण से है। धन्यवाद।